जय हिंद बच्चों, इसमें आप लोग महामना शूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम NCERT बुक के चैप्टर 3 विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के अंतर्गत हम लोग किरचॉफ का नियम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि वैद्युत परिपथ के संबंध में यानी वैद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा और उससे संबंधित सेलों के विद्युत वाहक बलों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए 1842 में यानी सन 1842 ईस्वी में किरचॉफ ने नियम प्रस्तुत किया और इन्होंने दो नियम प्रस्तुत किया जिन्हें किरचॉफ के नियम कहते हैं। अब किरचॉफ के नियम में हम लोग पहला नियम देखें तो किरचॉफ के पहले नियम को हम संधि का नियम यानी फर्स्ट रूल और जंक्शन रूल भी कहते हैं। तो प्रथम नियम ये है कि वैद्युत परिपथ के किसी संधि का मतलब होता है जहां पर कई ठे तार आकर के जुड़े हों। घर में जब वायरिंग होता है तो वायरिंग के दौरान किसी एक बिंदु से कई ठे तार होकर के जुड़े होते हैं। तो किसी संधि पर मिलने वाले संपूर्ण धाराओं का बीजगणितीय योग। अब बीजगणितीय योग का क्या मतलब होता है? देखिए, अगर अंक गणितीय योग का प्रयोग किया जाए तो अंक गणितीय योग में केवल प्लस होता है और बीजगणितीय योग में प्लस और माइनस दोनों साइन होते हैं। इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा। तो बीजगणितीय योग यानी सिग्मा आई तो किसी संधि पर मिलने वाले संपूर्ण धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी सिग्मा आई की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। और एक बात और ध्यान में रखना है कि संधि के तरफ, ये संधि है, यहाँ पर उदाहरण के तौर पे हम के 5 तारों को दिखाए हैं। यहाँ पर तारों की संख्या कम भी हो सकती है, अधिक भी हो सकती है। तो संधि के तरफ जाने वाली जो धाराएं होती हैं वो धनात्मक होती हैं और संधि से दूर जाने वाली जो धाराएं होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। तो चलें जरा ध्यानपूर्वक देखें। तो अगर हम संधि नियम का प्रयोग करें तो देखें, I1 संधि के तरफ जा रहा है इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा और I2 संधि से दूर जा रहा है इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा। I3 भी संधि से दूर जा रही है धारा तो ये पॉजिटिव, ये जो है ये भी नेगेटिव हो जाएगी। और फिर I4 संधि के तरफ जा रही है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी और फिर I5 भी संधि के तरफ जा रही है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो संधि के तरफ जाने वाली धाराएं पॉजिटिव होती हैं और संधि से बाहर के तरफ जाने वाली जो धाराएं होती हैं वो निगेटिव होती हैं। तो अब जो है देखें यहाँ पर, अब अगर जितने प्लस वाले हैं उनको एक तरफ किया जाए, माइनस वाले को दूसरे तरफ किया जाए तो ये हो जाएगा I1 प्लस I4 प्लस ये हो गया I5 और I2 I3 को हम बराबर के अपोजिट साइड में कर दें तो ये हो जाएगा I2 और प्लस हो गया I3। तो आप देख रहे हैं कि I1, I4, I5 ये जो है ये संधि के तरफ जाने वाली धाराएं हैं और I2 तथा I3 संधि से बाहर के तरफ जाने वाली धाराएं हैं। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संधि के तरफ जाने वाली धाराओं का योग संधि से बाहर के तरफ जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। अब एक बात और आप समझ लें
जब संधि में विद्युत धारा का प्रवाह लगातार हो रहा हो, यानी जब संधि में अस्थाई धारा प्रवाहित हो रही हो, उस स्थिति में संधि पर न तो आवेश संचित होता है और न ही संधि के पास से आवेश कहीं और जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आवेश का किसी प्रकार का क्षय नहीं होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। ये इम्पोर्टेंट टर्म है, इसको आप लोग अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। और चूंकि इसमें धाराएं होती हैं, इसलिए इसको धारा नियम भी कहा जाता है। तो ये रहा किरचॉफ का प्रथम नियम। अब इसके बाद हम लोग किरचॉफ का द्वितीय नियम देखेंगे। अब हम आपको किरचॉफ का द्वितीय नियम बताने जा रहे हैं, जिसको आपके बुक में किरचॉफ का नियम भी लिखा गया है। तो किरचॉफ का जो दूसरा नियम होता है, इसको हम पास नियम भी कहते हैं। पास यानी बंद पास, पास का मतलब उसके चारों तरफ का भाग। और या इसे ये जो सेकंड रूल है, इसको मेश या लूप रूल भी कहते हैं। इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा। अब यहाँ पर एक टर्म आएगा बंद पास। बंद पास का क्या मतलब होता है? जब सर्किट बंद होता है, जब परिपथ बंद होता है, तभी करंट फ्लो होता है। तो ऐसा सर्किट जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा हो, तो उसी को हम कहते हैं बंद पास। तो देखें, ये पहला बंद पास ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, ये पहला बंद पास है, और नीचे की तरफ यहाँ दूसरा बंद पास है। और देखें, पहले बंद पास में दो सेल जुड़े हुए हैं। पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1 है और दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल जो है वो E2 है। और याद रखे रहिएगा, बंद पास इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें स्विच नहीं है अलग से। अगर स्विच होता तो फिर इसको बंद पास हम नहीं कहते। ये बंद पास का मतलब ये कहीं से भी खुला ना हो, क्योंकि स्विच होता तो स्विच से हम परिपथ को ऑफ कर देते। तो अब यहाँ पर परिपथ को अगर हम ऑफ न कर पावे तो उसको हम कहते हैं बंद पास। तो ये पहला बंद पास है, ये दूसरा बंद पास है। और अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, आपको पता है कि ये सेल का धन सिरा, ये ऋण सिरा, ये धन सिरा, ये ऋण सिरा, और यहाँ पर तीन प्रतिरोध आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो पहला बंद पास है, पहले बंद पास में प्रतिरोध R1 और R2 है, और ये जो दूसरा बंद पास है, दूसरे बंद पास में प्रतिरोध R2 और R3 है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, पहले सेल E1, वह सेल जिसका विद्युत वाहक बल E1 है, इससे विद्युत धारा I1 प्रवाहित हो रही है और वह धारा I1 बिंदु A पर पहुंच रही है। और उसी समय सेल E2 से धारा I2 चल रही है, तो धारा I2 इधर के तरफ चल रही है। तो इस प्रकार हो ये रहा है कि I1 को आ करके मुड़ना था इधर के तरफ, लेकिन इधर से धारा I2 आ जाती है। तो यहाँ पर I1 और I2 दोनों धाराओं की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। अब देखिए क्या होता है, जब धारा I2 यहाँ से चलती है, तो अब देखिए, अब ऊपर से आने वाली धारा I1 और यहाँ से चलने वाली धारा I2, ये दोनों धाराएं मिल करके I1 प्लस I2 के रूप में प्रतिरोध R3 में प्रवेश करते हैं। तो याद रखे रहिएगा, प्रतिरोध R1 में अब देखिए होता क्या है कि जब ये I1 प्लस I2 यहाँ बिंदु B पर पहुँचता है ना, तो बिंदु B पर पहुँचने के बाद फिर I2 इधर के तरफ आ जाता है और I1 इधर के तरफ आ जाता है। तो एक बात आपको माइंड रखना होगा
कि प्रतिरोध R1 में धारा I1 प्रवाहित हो रही है, प्रतिरोध R2 में धारा I2 प्रवाहित हो रही है, लेकिन ये जो प्रतिरोध R3 है इसमें दो धाराएं I1 और I2 प्रवाहित हो रही हैं। ये भी आपको दिमाग में रखना है कि पहले बंद पास में दो सेल हैं जिनका विद्युत वाहक बल E1 E2 है, और दूसरे बंद पास में केवल एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E2 है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये किरचॉफ का द्वितीय नियम, यानी जिसको हम पास नियम या लूप रूल या मेश रूल कहते हैं, ये है क्या, जरा ध्यान समझिए। तो दूसरा नियम ये है कि किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग। देखिए यहां भी बीजगणितीय शब्द का प्रयोग किया गया है। तो बीजगणितीय योग उस बंद पास में उपस्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब इसका क्या, ये तो स्टेटमेंट था, ये किरचॉफ के द्वितीय नियम का स्टेटमेंट है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब अब एक चीज समझ लीजिए, बीजगणितीय योग, जब दोनों धाराएं एक दिशा में चलेंगे तो धारा धनात्मक हो जाएगी, और जब इनकी दिशा विपरीत होगी तो धारा ऋणात्मक हो जाएगी। इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहेंगे। तो देखें क्या है, परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा और संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग को हम, यानी योग को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये सिग्मा आई आर हो गया, और यह उस बंद पास में उपस्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब देखिए हम पहले बंद पास के लिए रूल देखते हैं। प्रथम बंद पास के लिए, प्रथम बंद पास के लिए, तो जरा देखें प्रथम बंद पास में क्या होता है। तो यहां पर पहले ये जो पहला बंद पास है इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I1 है और प्रतिरोध R1 है, तो ये हो जाएगा I1 R1, यानी धारा और प्रतिरोध का गुणनफल। अब इसके बाद इस पहले बंद पास में धारा I2 और प्रतिरोध R2 भी है, तो धारा I2 और प्रतिरोध R2, और देखिए I1 और I2 दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होता है, इसलिए यहाँ माइनस हो जाता है। और फिर यहाँ पर जो सेल हैं E1 और E2, अब चूंकि धारा की दिशा विपरीत है इसलिए विद्युत वाहक बल जो होगा, विद्युत वाहक बल की दिशा भी विपरीत हो जाएगी। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद अगर हम द्वितीय बंद पास के लिए देखें, तो द्वितीय बंद पास के लिए हम इस दूसरे बंद पास की बात कर रहे हैं। तो दूसरे बंद पास में देखें प्रवाहित होने वाली धारा I2 है और प्रतिरोध R2 है, तो ये हो जाएगा I2 और R2। और फिर देखिए क्या है, यहाँ पर जो प्रतिरोध है दूसरे बंद पास में प्रतिरोध R3 है, लेकिन उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I1 प्लस I2 है और प्रतिरोध R3 है। यहाँ देखिएगा I2 चल रही है उधर के तरफ और I1 प्लस I2 भी चल रही है उधर के तरफ। जब धाराओं की दिशा समान होती है ना, तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा। और फिर इस बंद पास में तो केवल एक ही सेल है और इस सेल का विद्युत वाहक बल E2 है। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब हम आपको बता दें कि ये जो दोनों समीकरण प्राप्त हुए हैं ना, इन दोनों समीकरणों की सहायता से
विभिन्न परिपथ यानी किसी परिपथ के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धारा की अगर गणना करनी होगी तो हम लोग धारा की गणना दो इसी तरह से समीकरण हम बनाएंगे और दो समीकरण बना करके जब दोनों समीकरण को हम हल करेंगे तो दो समीकरणों को हल करने के बाद हम लोग प्रवाहित होने वाली धारा जैसे I1 I2 और इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो I1 I2 I3 I4 I5 ढेर सारी धाराएं होती हैं, इनकी गणना हम लोगों को करनी होती है। अब एक बात हम ध्यान से समझ लें कि ये जो परिपथ है इस परिपथ में कहीं ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, यानी यहाँ पर ये किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है, किरचॉफ के द्वितीय नियम के दौरान कहीं ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। तो ये किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम को प्रदर्शित करता है। ये दोनों बातें आप ध्यान में रखे रहिएगा, आपसे कई बार बोर्ड के एग्जाम में, कंपटीशन में और एंट्रेंस एग्जाम वगैरह में पूछा गया है। इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहेंगे कि किरचॉफ का प्रथम नियम यह आवेश संरक्षण के नियम को प्रदर्शित करता है और द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम को प्रदर्शित करता है। पहले नियम को धारा का नियम भी कहते हैं और द्वितीय नियम को हम वोल्टता का नियम कहते हैं। वोल्टता का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि धारा और प्रतिरोध का जब गुणा करते हैं तो ओम के नियम से आपको पता है कि V = I × R होता है। तो जब I और R का जो गुणा होगा तो I और R का गुणा होने के बाद भी मालूम होगा। तो इस प्रकार ये इस नियम को, किरचॉफ के द्वितीय नियम को हम वोल्टता का नियम भी कहते हैं। इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। तो इसके ढेर सारे नियम हैं, ढेर सारे नाम हैं। द्वितीय नियम कह सकते हैं, मेष का नियम मेष रूल कह सकते हैं, लूप रूल कह सकते हैं, वोल्टता का नियम कह सकते हैं। इनको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। तो ये जो दोनों समीकरण प्राप्त हुए हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2, ये दोनों समीकरणों को इनके नियम के आधार पर बनाया गया है। और नियम क्या था, एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं कि किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पाश के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंदपाश में उपस्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसको आप अच्छी तरह से तैयार रखे रहेंगे। तो आज आपने किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम आप देखा। ये दोनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से दोनों में से एक नियम हमेशा पूछा जाता है। इसको आप बहुत अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा। और आज जो है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इंपॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।